स्पिरिट ऑफ इम्बाइब की नई पेशकश राग दरबारी उपन्यास सीरीज में आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सुनते हैं राग दरबारी का भाग 3। दो बड़े और छोटे कमरों का एक डाक बंगला था जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने छोड़ दिया था। उसके 3 ओर कच्ची दीवारों पर छप्पर डालकर कुछ अस्तबल बनाए गए थे। अस्तबलों से कुछ दूरी पर पक्की ईंटों की दीवार पर टिन डालकर एक दुकान सी खोली गई थी। एक ओर रेलवे फाटक के पास पाई जाने वाली एक कमरे की गुमटी थी। दूसरी ओर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कब्र जैसा चबूतरा था। अस्तबलों के पास एक नए ढंग की इमारत बनी थी जिस पर लिखा था सामुदायिक मिलन केंद्र शिवपालगंज। इस सबके पिछवाड़े 3-4 एकड़ का ऊसर पड़ा था जिसे तोड़कर उसमें चरी बोई गई थी। चरी कहीं कहीं सचमुच ही उगाई थी। इन्हीं सब इमारतों के मिले जुले रूप को छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज शिवपालगंज कहा जाता था। यहाँ से इंटरमीडिएट पास करने वाले लड़के सिर्फ इमारत के आधार पर कह सकते थे कि हम शांति निकेतन से भी आगे हैं। हम असली भारतीय विद्यार्थी हैं। हम नहीं जानते कि बिजली क्या है, नल का पानी क्या है, पक्का फर्श किसको कहते हैं, सैनिटरी फिटिंग किस चिड़िया का नाम है। हमने विलायती तालीम तक देसी परंपरा में पाई है और इसीलिए हमें देखो, हम आज भी उतने ही प्राकृत हैं। हमारे इतना पढ़ लेने पर भी हमारा पेशाब पेड़ के तने पर ही उतरता है, बंद कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। छंगामल कभी जिला बोर्ड के चेयरमैन थे। एक फर्जी प्रस्ताव लिखवा कर उन्होंने बोर्ड के डाक बंगले को इस कॉलेज की प्रबंधन समिति के नाम उस समय लिख दिया था जब कॉलेज के पास प्रबंध समिति को छोड़कर और कुछ नहीं था। लिखने की शर्त के अनुसार कॉलेज का नाम छंगामल विद्यालय पड़ गया था। विद्यालय के एक एक टुकड़े का अलग अलग इतिहास था। सामुदायिक मिलन केंद्र गांव सभा के नाम पर लिए गए सरकारी पैसे से बनवाया गया था, पर उसमें प्रिंसिपल का दफ्तर था और कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई होती थी। अस्तबल जैसी इमारतें श्रमदान से बनी थी। टिन शेड किसी फौजी छावनी के भग्नावशेष को रातों रात हटाकर खड़ा किया गया था। जुता हुआ ऊसर कृषि विज्ञान की पढ़ाई के काम आता था। उसमें जगह जगह उगी हुई ज्वार प्रिंसिपल की भैंस के काम आती थी। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा के कवि हैं। चीज को समझने के पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध को देखकर वह कह सकते हैं, आहा, अपना चमत्कार दिखाने के लिए देखो, प्रभु ने फिर से भारत भूमि को ही चुना। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी हुई युवती को देखकर वे मतीराम बिहारी की कविताएं दोहराने लग सकते हैं। भावना के इस तूफान के बावजूद और इसी तरह की दूसरी अड़चनों के बावजूद इस देश को इंजीनियर पैदा करने हैं, डॉक्टर बनाने हैं। इंजीनियर और डॉक्टर तो असल में वे तब होंगे जब वे अमेरिका या इंग्लैंड जाएंगे, पर कुछ शुरुआती काम टेक ऑफ स्टेज वाला यहाँ भी होना है। वह काम भी छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज कर रहा था। साइंस का क्लास था, 9वां दर्जा। मास्टर मोतीराम जो एक तरह बीएससी पास थे, लड़कों को अपेक्षित घनत्व पढ़ा रहे थे। बाहर उस छोटे से गांव में छोटेपन की बतौर अनुप्रास छटा छाई थी। सड़क पर ईख से भरी बैलगाड़ियां शक्कर मिल की ओर जा रही थी। कुछ मरियल लड़के पीछे से ईख खींच खींच कर भाग रहे थे। आगे बैठा हुआ गाड़ीवान खींच खींच कर गालियां दे रहा था। गालियों का मौलिक महत्व आवाज की ऊंचाई में है, इसलिए गालियां और जवाबी गालियां एक दूसरे को ऊंचाई पर काट रही थीं और दर्जे में खिड़की के रास्ते घुसकर पार्श्व संगीत का काम कर रही थीं। लड़के नाटक का मजा ले रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे। एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब, अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं? वे बोले, अपेक्षित घनत्व माने रिलेटिव डेंसिटी। एक दूसरे लड़के ने कहा, अब आप देखिए, साइंस नहीं अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वे बोले, साइंस साला अंग्रेजी के बिना कैसे आ सकता है? लड़कों ने जवाब में हंसना शुरू कर दिया। हंसी का कारण हिंदी अंग्रेजी की बहस नहीं, साला का मुहावरेदार प्रयोग था। वे बोले, यह हंसी की बात नहीं है। लड़कों को यकीन न हुआ। वे और जोर से हंसे। इस पर मास्टर मोतीराम खुद उन्हीं के साथ हंसने लगे। लड़के चुप हो गए। उन्होंने लड़कों को माफ कर दिया। बोले, रिलेटिव डेंसिटी नहीं समझते हो तो अपेक्षित घनत्व को यूं दूसरी तरकीब से समझो।
आपेक्षित माने किसी के मुकाबले का। मान लो तुमने एक आटा चक्की खोल रखी है और तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी ने दूसरी आटा चक्की खोल रखी है। तुम महीने में उससे 500 रुपया पैदा करते हो और तुम्हारा पड़ोसी 400, तो तुम्हें उसके मुकाबले ज्यादा फायदा हुआ। इसे साइंस की भाषा में कह सकते हैं कि तुम्हारा आपेक्षिक लाभ ज्यादा है। समझ गए? एक लड़का बोला, समझ तो गया मास्टर साहब, पर पूरी बात शुरू से ही गलत है। आटा चक्की से इस गांव में कोई भी 500 रुपया महीना नहीं पैदा कर सकता। मास्टर साहब ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, क्यों नहीं कर सकता? करने वाला क्या ही नहीं कर सकता? लड़का इस बात से और बात करने की कला से प्रभावित नहीं हुआ। बोला, कुछ नहीं कर सकता। हमारे चाचा की चक्की धक्का-पेल चलती है, पर मुश्किल से 200 रुपया महीना पैदा होता है। कौन है तुम्हारा चाचा? मास्टर मोतीराम की आवाज जैसे पसीने से तर हो गई। उन्होंने उस लड़के को ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम उस बेईमान मुन्नू के भतीजे तो नहीं हो? लड़के ने अपने अभिमान को छिपाने की कोशिश नहीं की, लापरवाही से बोला, और नहीं तो क्या। बेईमान मुन्नू बड़े ही बाइज्जत आदमी थे। अंग्रेजों में जिनके गुलाबों में शायद ही कोई खुशबू हो, एक कहावत है, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो वह वैसा ही खुशबूदार बना रहेगा। वैसे ही उन्हें भी किसी भी काम से पुकारो या किसी भी नाम से पुकारो, बेईमान मुन्नू उसी तरह इत्मीनान से आटा चक्की चलाते थे, पैसा कमाते थे, बाइज्जत आदमी थे। वैसे बेईमान मुन्नू ने यह नाम खुद नहीं कमाया था, यह उन्हें विरासत में मिला था। बचपन से उनके बापू उन्हें प्यार के मारे बेईमान कहते थे, माँ उन्हें प्यार के मारे मुन्नू कहती थी। पूरा गांव अब उन्हें बेईमान मुन्नू कहता था। वे इस नाम को उसी सरलता से स्वीकार कर चुके थे जैसे हमने जेबी कृपलानी के लिए आचार्य जी, जेएल नेहरू के लिए पंडित जी या एम के गांधी के लिए महात्मा जी बतौर नाम स्वीकार कर लिया है। मास्टर मोतीराम बेईमान मुन्नू के भतीजे को थोड़ी देर तक घूरते रहे। फिर उन्होंने सांस खींचकर कहा, अरे जाने दो। उन्होंने खुली हुई किताब पर निगाह गड़ा दी। जब उन्होंने निगाह उठाई तो देखा लड़कों की निगाहें उनकी ओर पहले से ही उठी थी। उन्होंने कहा, क्या बात है? एक लड़का बोला, तो यही तय रहा कि आटा चक्की से महीने में 500 रुपया नहीं पैदा हो सकता। कौन कहता है? मास्टर साहब बोले, मैंने खुद आटा चक्की से 700 रुपया तक एक महीने में खींचा है, पर बेईमान मुन्नू की वजह से सब चौपट होता जाता रहा है। बेईमान मुन्नू के भतीजे ने शालीनता से कहा, इसका अफसोस ही क्या मास्टर साहब, यह तो व्यापार है, कभी चित कभी पट। कंपटीशन में तो ऐसा होता है। ईमानदार और बेईमान का क्या कंपटीशन, क्या बकते हो? मास्टर मोतीराम ने डर कर कहा। तब तक कॉलेज का चपरासी उनके सामने एक नोटिस लेकर खड़ा हो गया। नोटिस पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा, जिसे देखो मुआयना करने को चला आ रहा है, पढ़ाने वाला अकेला, मुआयना करने वाला 10-10। एक लड़के ने कहा, बड़ी खराब बात है। वे चौंक कर क्लास की ओर देखने लगे। बोले, यह कौन बोला? एक लड़का अपनी जगह से हाथ उठाकर बोला, मैं मास्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि अपेक्षित घनत्व निकालने का क्या तरीका है? मास्टर मोतीराम ने कहा, आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए उस चीज का वजन और आयतन यानी वॉल्यूम जानना चाहिए। उसके बाद आपेक्षिक घनत्व निकालने का तरीका जानना चाहिए। जहां तक तरीके की बात है, हर चीज के दो तरीके होते हैं, एक सही तरीका और एक गलत तरीका। सही तरीके का सही नतीजा निकलता है और गलत तरीके का गलत नतीजा। इसे एक उदाहरण देकर समझाना जरूरी है। मान लो तुमने एक आटा चक्की लगाई। आटा चक्की की बढ़िया नई मशीन है, खूब चमाचम रखी है, जमकर ग्रीस लगाई है, इंजन नया है, पट्टा नया है, सब कुछ है, पर बिजली नहीं है, तो क्या नतीजा निकलेगा? पहले बोलने वाले लड़के ने कहा, तो डीजल इंजन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुन्नू चाचा ने किया था। मास्टर मोतीराम बोले, यहाँ अकेले मुन्नू चाचा ही के पास अक्ल नहीं है। इस कस्बे में सबसे पहले डीजल इंजन कौन लाया था, जानता है कोई? लड़कों ने हाथ उठाकर कोरस में कहा, आप लाए थे, आप लाए थे। मास्टर साहब ने संतोष के साथ मुन्नू के भतीजे की ओर देखा और हिकारत से बोले, अरे सुन लिया? बेईमान मुन्नू ने तो डीजल इंजन मेरी देखा देखी चलाया था, पर मेरी चक्की तो यह कॉलेज खुलने से पहले से चल रही थी। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत के लिए हर आटा पीसने वाले से शेर शेर भर आटे का दान दिया गया। मेरी ही चक्की में पिस कर वह आटा शहर में बिकने के लिए गया। मेरी ही चक्की पर कॉलेज की इमारत का नक्शा बना
और मैनेजर काका ने कहा कि मोती, कॉलेज में तुम रहोगे तो मास्टर ही, पर असली प्रिंसिपली तुम ही करोगे। सब कुछ तो मेरी चक्की पर हुआ, और अब गांव में चक्की है तो बेईमान मुन्नू की, मेरी चक्की कोई चीज ही ना हुई। लड़के इत्मीनान से सुनते रहे। यह बात वे पहले भी सुन चुके थे और किसी भी समय सुनने के लिए तैयार रहते थे। उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। पर मुन्नू के भतीजे ने कहा, चीज तो मास्टर साहब आपकी भी बढ़िया है और मुन्नू चाचा की भी, पर आपकी चक्की पर धान कूटने वाली मशीन ओवर हालिंग मांगती है, धान उसमें ज्यादा टूटता है। मास्टर मोतीराम ने आपसी तरीके से कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरी जैसी धान की मशीन तो पूरे इलाके में नहीं है, पर बेईमान मुन्नू कुटाई पिसाई का रेट गिराता जा रहा है, इसलिए लोग उधर दौड़ते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे की जहां किफायत हो वह उधर ही मुंह मारता है। या तो सभी जगह होता है, लड़के ने तर्क किया। सभी जगह नहीं, हिंदुस्तान ही में होता है। हाँ, उन्होंने कुछ सोच कर कहा, तो रेट गिराकर अपना घाटा दूसरे लोग तो दूसरी तरह से ग्राहकों का आटा चुरा चुरा कर पूरा कर लेते हैं। अब मास्टर मोतीराम जिस शख्स का नाम है वह सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। एक लड़के ने कहा, आपेक्षिक घनत्व निकालने का तरीका क्या निकला? वे जल्दी से बोले, अरे वही तो बता रहा था। उसकी निगाह खिड़की के पास सड़क पर एक ही गाड़ियों से 3 फीट ऊपर जाकर उसमें भी आगे क्षितिज पर अटक गई। कुछ साल पहले के चिरंतन भावाशिष्ट पोज वाले कवियों की तरह वे कहते थे, चीनें तो पूरे इलाके में वह एक थी, लोहे की थी, पर शीशे जैसी झलक दिखाती थी। अचानक उन्होंने दरजे की ओर सीधे देखकर कहा, तुमने क्या पूछा था? लड़के ने अपना सवाल दोहराया, पर उसके पहले ही उनका ध्यान दूसरी ओर चला गया था। लड़कों ने भी कान उठाकर सुना। बाहर ईख चुराने वालों और ईख बेचने वालों की गालियों के ऊपर, चपरासी के ऊपर पढ़ने वाली प्रिंसिपल की फटकार के ऊपर, म्यूजिक क्लास से उठने वाली हारमोनियम की म्याऊं म्याऊं के ऊपर अचानक भग 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 की आवाज होने लगी। मास्टर मोतीराम की चक्की चल रही थी। यह उसी की आवाज थी, यही असली आवाज थी। अन्न वस्त्र की कमी की चीख पुकार, दंगे फसाद के चीत्कार, सब इसके तर्क के ऊपर सच्चा नेता जैसे सिर्फ आत्मा की आवाज सुनता है और कुछ नहीं सुन पाता, वही मास्टर मोतीराम के साथ हुआ। उन्होंने और कुछ नहीं सुना, सिर्फ भग 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 सुना। वे दर्जे से भागे। लड़कों ने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब, अभी घंटा नहीं बजा है? वे बोले, लगता है मशीन ठीक हो गई, देखें कैसे चलती है। वे दरवाजे तक गए, फिर अचानक वहीं से घूम पड़े। चेहरे पर दर्द जैसा फैल गया था, जैसे किसी ने जोर से चुटकी काटी हो। वे बोले, किताब में पढ़ लेना, आपेक्षिक घनत्व का अध्याय जरूरी है। उन्होंने लार घूंटी, रुक कर कहा, इम्पोर्टेंट है। कहते ही उनका चेहरा फिर खिल गया। भाग 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 करता वे बाहर के जटिल कर्म क्षेत्र में उनका आह्वान कर रहा था। लड़कों और किताबों का मोह उन्हें रोक न सका। वे चले गए। दिन के 4 बजे प्रिंसिपल साहब अपने कमरे से बाहर निकले। दुबला पतला जिस्म, उसके कुछ अंश खाकी हाफ पैंट और कमीज से ढके थे। पुलिस सार्जेंट वाला बेंत के बगल में दबा लिया था, पैर में सैंडल। कुल मिलाकर काफी चुस्त और चालाक दिखते हुए, और जितने थे उससे ज्यादा अपने को चुस्त और चालाक समझते हुए। उनके पीछे पीछे हमेशा की तरह कॉलेज का क्लर्क चल रहा था। प्रिंसिपल साहब की उससे गहरी दोस्ती थी। वे दोनों मास्टर मोतीराम के दर्जे के पास से निकले। दर्जा अस्तबल नुमा इमारत में लगा था। दूर ही से दिख गया कि उसमें कोई मास्टर नहीं है। एक लड़का नीचे से जांग तक फटा हुआ पैजामा पहने मास्टर की मेज पर बैठा हुआ रो रहा था। प्रिंसिपल को पास से गुजरता देख और जोर से रोने लगा। उन्होंने पूछा, क्या बात है, मास्टर साहब कहाँ गए हैं? वह लड़का अब खड़ा होकर रोने लगा। एक दूसरे लड़के ने कहा, यह मास्टर मोतीराम का क्लास है। फिर प्रिंसिपल को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मास्टर साहब कहाँ गए। क्लर्क ने कहा, सेकंड हैंड मशीन 24 घंटे की निगरानी मांगती है। कितनी बार मास्टर मोतीराम से कहा कि बेच दो इस आटा चक्की को, पर कुछ समझते ही नहीं। मैं खुद एक बार 1500 रुपये देने को तैयार था। प्रिंसिपल साहब ने क्लर्क से कहा, छोड़ो इस बात को, उधर के दर्जे से मालवी को बुला लाओ। क्लर्क ने एक लड़के से कहा, जाओ उधर के दर्जे से मालवी को बुला लाओ। थोड़ी देर में एक भला से दिखने वाला नौजवान आता हुआ नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने उसे दूर से देखते ही चिल्लाकर कहा, भाई मालवी, यह क्लास भी देख लेना। मालवी नजदीक आकर छप्पर का एक बांस पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, एक ही पीरियड में 2 क्लास कैसे ले सकूंगा? रोने वाला लड़का रो रहा था। क्लास के पीछे कुछ लड़के जोर जोर से हंस रहे थे।
बाकी इन लोगों के पास कुछ इस तरह भीड़ की शक्ल में खड़े हो गए थे जैसे चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया हो। प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज देकर कहा, ज्यादा कानून न छाटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो तुम्हें हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवी प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला, हिसाब लगाओ मालवी, एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठा दी जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो। उसने बहुत मीठी आवाज में कहा, पर यह तो 9वां दर्जा है, मैं वहां 7वें को पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब की गर्दन मुड़ गई। समझने वाले समझ गए कि अब उनके हाथ हाफ पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वे चीखेंगे। वही हुआ। वे बोले, मैं अब समझता हूँ तुम भी खन्ना की तरह बहस करने लगे हो। मैं 7वें और 9वें का फर्क समझता हूँ। हमका अब प्रिंसिपल ही करे ना सिखाओ भैया। जौनो हुक्म है तौने चुप्पे करे आउट करो, समझो कि नहीं। प्रिंसिपल साहब पास के ही गांव के रहने वाले थे। दूर दूर के इलाकों में वे अपने 2 गुणों के लिए विख्यात थे। एक तो खर्च का फर्जी नक्शा बनाकर कॉलेज के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी पैसा खींचने के लिए, दूसरे गुस्से की चरम दशा में स्थानीय अवधि बोली का इस्तेमाल करने के लिए। जब वे फर्जी नक्शा बनाते थे तो बड़ा से बड़ा ऑडिटर भी उसमें कलम न लगा सकता था। जब वे अवधि बोलने लगते थे तो बड़ा से बड़ा तर्कशास्त्री भी उनकी बात का जवाब न दे सकता था। मालवीय सिर झुकाकर वापस चला गया। प्रिंसिपल साहब ने फटे पैजामे वाले लड़के की पीठ पर एक बेंच झाड़कर कहा, जाओ उसी दर्जे में जाकर सब लोग चुपचाप बैठो, जरा भी सांस ली तो खाल खींच लूंगा। लड़कों के चले जाने पर क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा, चलिए अब खन्ना मास्टर का भी नज़ारा देख लें। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था। वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम हैं, इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप खत्म हो जाती है। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरार थे, पर इस वक्त इंटरमीडिएट के एक दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वे दांत पीस कर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देते हुए मुंह घोड़े जैसा लटक जाता है। एक लड़का दर्जे में सिर लटकाए खड़ा था। वैसे तो दूध घी की कमी और खेल कूद की तंगी से हर औसत विद्यार्थी मरियल घोड़े जैसा दिखता है, पर इस लड़के के मुंह की बनावट कुछ ऐसी थी कि बात इसी पर चिपक कर रह गई। दर्जे के लड़के जोर से हंसे। खन्ना मास्टर ने अंग्रेजी में पूछा, बोलो मिटाफर का क्या अर्थ है। लड़का वैसे ही खड़ा रहा। कुछ दिन पहले इस देश में एक शोर मचा था कि अपढ़ आदमी बिना सींग पूंछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अपढ़ आदमियों के बहुत से लड़कों ने देहात में हल और कुदालें छोड़ दी और स्कूलों पर हमला बोल दिया। हजारों की तादाद में आए हुए ये लड़के स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को बुरी तरह से घेरे हुए थे। शिक्षा के मैदान में भंभड़ मचा हुआ था। अब कोई यह प्रचार करता हुआ नहीं दिख पड़ता था कि अपढ़ आदमी जानवर की तरह है, बल्कि दबी जबान में यह कहा जाने लगा था कि ऊंची तालीम उन्हीं को लेनी चाहिए जो उसके लायक हों, इसके लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए। इस तरह से घुमा फिरा कर इन देहाती लड़कों को फिर से हल्की मोट पकड़ाकर खेत में छोड़ देने की राय दी जा रही थी। पर हर साल फेल होकर दर्जे में सब तरह की डांट फटकार झेल कर और खेती की महिमा पर नेताओं के निर्झरपंथी व्याख्यान सुनकर भी ये लड़के हल और कुदाल की दुनिया में वापस जाने को तैयार न थे। वे कन खजूरे की तरह स्कूल से चिपके हुए थे और किसी भी कीमत पर उससे चिपके रहना चाहते थे। घोड़े के मुंह वाला यह लड़का भी इसी भीड़ का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिरा कर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस दूहो और बैलों की पूंछ उमेठो। शेली और कीट्स तुम्हारे लिए नहीं है। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसका बाप आज भी अपने बैलों के लिए 12वीं शताब्दी में प्रचलित गंडासे से चारा काटता था। उस वक्त लड़का एक मटमैली किताब में अपना घोड़े जैसा मुंह छिपाकर 20वीं शताब्दी के कलकत्ते की रंगीन रातों पर गौर करता रहता था। इस हालत में वह कोई परिवर्तन झेलने को तैयार न था, इसलिए वह मेटाफर का मतलब नहीं बता सकता था, न अपने मुंह की बनावट पर बहस करना चाहता था। कॉलेज के हर औसत विद्यार्थी की तरह यह लड़का भी पोशाक के मामले में बेतकल्लुफ था। इस वक्त वह नंगे पांव
एक ऐसे धारीदार कपड़े का मैला पैजामा पहने हुए खड़ा था जिसे शहर वाले प्रायः स्लीपिंग सूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। वह गहरे कत्थई रंग की मोटी कमीज पहने था जिसके बटन टूटे थे। सिर पर रूखे और कड़े बाल थे। चेहरा बिना धुला हुआ और आंखें घिचपिची थीं। देखते ही लगता था वह किसी प्रोपेगेंडा के चक्कर में फंसकर कॉलेज की ओर भाग आया है। लड़के ने पिछली साल किसी सस्ती पत्रिका से एक प्रेम कथा नकल करके अपने नाम से कॉलेज की पत्रिका में छाप दी थी। खन्ना मास्टर उसकी इसी ख्याति पर कीचड़ उछाल रहे थे। उन्होंने आवाज बदलकर कहा, कहानीकार जी कुछ बोलिए तो, मेटाफर क्या चीज होती है। लड़के ने अपनी जांघें खुजलानी शुरू कर दी। मुंह को कई बार टेढ़ा मेढ़ा करके वह आखिर बोला, जैसे महादेव जी की कविता में वेदना का मेटाफर आता है। खन्ना मास्टर ने कड़क कर कहा, शट अप, यह अंग्रेजी का क्लास है। लड़के ने जांघें खुजलानी बंद कर दी। वे खाकी पतलून और नीले रंग का बुशर्ट पहने थे और आंखों पर सिर्फ चुस्त दिखने के लिए काला चश्मा लगाए थे। कुर्सी के पास से निकल कर वे मेज के आगे आ गए। अपने कूल्हे का एक संक्षिप्त भाग उन्होंने मेज से टिका लिया। लड़के को वे कुछ और कहने जा रहे थे, तभी उन्होंने क्लास के पिछले दरवाजे पर प्रिंसिपल साहब को घूरते हुए पाया। उन्हें बरामदे में खड़े हुए क्लर्क का कंधा भर दिख रहा। वे मेज का सहारा छोड़कर सीधे खड़े होकर बोले, जी शैली की एक कविता पढ़ा रहा था। प्रिंसिपल ने एक शब्द पर दूसरा शब्द लुढ़काते हुए तेजी से कहा, पर आपकी बात कौन सुन रहा है? ये लोग तो तस्वीरें देख रहे हैं। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से दो लड़कों की पीठ में उन्होंने अपना बेंच चुभोया। वे उठकर खड़े हो गए। एक गंदे पैजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चीकटदार लड़का था। दूसरा घुटे सिर, कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धज का। प्रिंसिपल साहब ने उनसे कहा, यही पढ़ाया जा रहा है? झुककर उन्होंने पहले लड़के की कुर्सी से एक पत्रिका उठा ली। यह सिनेमा का साहित्य था। एक पन्ना खोलकर उन्होंने हवा में घुमाया। लड़कों ने देखा, किसी विलायती औरत के उरोज तस्वीर में फड़फड़ा रहे हैं। उन्होंने पत्रिका जमीन पर फेंक दी और चीख कर अवधि में बोले, यह पढ़त रहे हो? कमरे में सन्नाटा छा गया। महादेवी की वेदना का प्रेमी मौका ताक कर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। प्रिंसिपल साहब ने क्लास के एक छोर से दूसरे छोर पर खड़े हुए खन्ना मास्टर को ललकार कर कहा, आपके दर्जे में डिसिप्लिन की यह हालत है? लड़के सिनेमा की पत्रिकाएं पढ़ते हैं और आप इसी बूते पर जोर डलवा रहे हैं कि आपको वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाए। इसी तमीज से वाइस प्रिंसिपल कीजिएगा। भैया यह हाल रहो तो वाइस प्रिंसिपल ही तो अपने घर रही, पर साल की जुलाई में डगर डगर घूमियो। कहते कहते अवधि के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की आत्मा उनके शरीर में एक ओर से घुसकर दूसरी ओर से निकल गई। वे फिर खड़ी बोली पर आ गए, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, असली बात है डिसिप्लिन, समझे मास्टर साहब? यह कहकर प्रिंसिपल उमर खैयाम के हीरो की तरह मैं पानी जैसा आया था और आंधी जैसा जाता हूँ की अदा से चलती है। पीछे पीछे उन्हें खन्ना मास्टर की भुनभुनाहट सुनाई दी। वे कॉलेज के फाटक से बाहर निकले। सड़क पर पतलून कमीज पहने हुए एक आदमी आता हुआ दिख पड़ा। साइकिल पर था। पास से जाते जाते उसने प्रिंसिपल साहब को और प्रिंसिपल साहब ने उसे सलाम किया। उसके निकल जाने पर क्लर्क ने पूछा, यह कौन छड़ी मार है? मलेरिया इंस्पेक्टर है, आया है नया, वीडियो का भांजा लगता है, बड़ा फितरती है। मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता हूँ कभी काम आएगा। क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे ही चिड़ी मारों से काम बनता है, कोई शरीफ आदमी तो कुछ करते देता ही नहीं। थोड़ी देर तक दोनों चुपचाप सड़क पर चलते रहे। प्रिंसिपल ने अपनी बात फिर से शुरू की, हर आदमी से मेल जोल रखना जरूरी है। इस कॉलेज के पीछे गधे तक को बाप कहना पड़ता है। क्लर्क ने कहा, सो तो देख रहा हूँ, दिन भर आपको यही करते बीतता है। वे बोले, बताइए, मुझसे पहले भी यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं, कौनो बनवाए पाई इतना बड़ी पक्की इमारत? वे प्रकृतिस्थ हुए। यहाँ सामुदायिक केंद्र बनवाना मेरी ही बूता था, है कि नहीं? क्लर्क ने सिर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर में वे चिंतापूर्वक बोले, मैं फिर इसी टिपिस में हूं कि कोई चंडूल फंसे तो इमारत के एक आध ब्लॉक और बनवा डाले जाएं। क्लर्क चुपचाप साथ साथ चलता रहा। अचानक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल साहब भी रुक गए। क्लर्क बोला, इमारतें बनने वाली हैं। प्रिंसिपल ने उत्साह से गर्दन उठाकर कहा, कहाँ? एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहा था। दूसरे अस्पताल के लिए हैजे का वार्ड बनेगा।
वहाँ जमीन की कमी है। काली झील के आसपास टिप्पस से ये इमारत बनवा लें, फिर धीरे से हथिया लेंगे। प्रिंसिपल साहब निराशा से सांस छोड़कर आगे चल पड़े। कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था इनमें टिप्पस नहीं बैठेगा। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। सड़क के किनारे एक आदमी 2-4 मजदूरों को इकट्ठा करके उन पर बिगड़ रहा था। प्रिंसिपल साहब उनके पास खड़े हो गए। 2-4 मिनट उन्होंने समझने की कोशिश की कि वह आदमी क्यों बिगड़ रहा है। मजदूर गिड़गिड़ा रहे थे। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि कोई खास बात नहीं है। मजदूर और ठेकेदार सिर्फ अपने अपने रोज के लिए तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत में जिद पैदा हो गई है। उन्होंने आगे बढ़कर मजदूरों से कहा, जाओ रे, अपना अपना काम करो, ठेकेदार साहब से धोखाधड़ी तो जूता पड़ेगा। मजदूरों ने प्रिंसिपल साहब की ओर कृतज्ञता से देखा। फुर्सत पाकर वे अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार ने प्रिंसिपल से आत्मीयता से कहा, सब बेईमान है साले, जरा सी आंख लग जाए तो कान का मैल तक निकाल ले जाएं। ड्योढ़ी मजदूरी मांगते हैं और काम का नाम सुनकर कांखने लगते हैं। प्रिंसिपल साहब ने कहा, सब तरफ यही हाल है, हमारे यहाँ ही लीजिए, कोई मास्टर पढ़ाना थोड़ी चाहता है, पीछे पड़ा रहता हूँ तब कहीं। वह आदमी ठहा कर हंसा, बोला, मुझे क्या बताते हैं, यही करता रहता हूँ, सब जानता हूँ। रुक कर उसने पूछा, इधर कहाँ जा रहे थे? इसका जवाब क्लर्क ने दिया, वैद्य जी के यहाँ, चेकों पर दस्तखत करना है, करा लाइए। उसने प्रिंसिपल को खिसकने का इशारा किया। जब वे चल दिए तो उसने पूछा, और क्या हाल चाल है? प्रिंसिपल रुक गए, बोले, ठीक ही है, वही खन्ना वन्ना लिबिर सिबिर कर रहे हैं, आप लोगों को मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते घूम रहे हैं। उसने जोर से कहा, आप फिक्र न कीजिए, ठाठ से प्रिंसिपल ही करती जाइए। उनको बता दीजिए कि प्रोपेगेंडा का जवाब है डंडा। कह दीजिए कि यह शिवपालगंज है, ऊंचा नीचा देख कर चलें। प्रिंसिपल साहब जब आगे बढ़ गए तो क्लर्क ने बोला, ठेकेदार साहब को भी कॉलेज कमेटी का मेंबर बनवा लीजिए, काम आएगा। प्रिंसिपल साहब सोचते रहे। क्लर्क ने कहा, 4 साल पहले की तारीख में संरक्षणवादी रसीद काट देंगे, प्रबंधक कमेटी में भी इसका होना जरूरी है, तब ठीक रहेगा। प्रिंसिपल साहब ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। कुछ रुक कर बोले, वैद्य जी से बात की जाए, ये ऊंची पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। एक दूसरा आदमी साइकिल पर जाता हुआ दिखा। उसे उतरने का इशारा करके प्रिंसिपल साहब ने कहा, नंदापुर में चेचक फैल रही है और आप यहाँ झोला दबाए हुए शायरी कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर पूछा, कब से कब से? मुझे तो कोई इत्तला नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने भौहें टेढ़ी करके कहा, तुम्हें शहर से फुर्सत मिले तब तो कहीं इत्तला हो, चुपचाप वहां जाकर टीके लगाए आओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी, कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे। यह टेलरिंग की बुशर्ट रखी हुई है ना? वह आदमी खिखियाता हुआ आगे बढ़ गया। प्रिंसिपल साहब क्लर्क से बोले, ये यहाँ पब्लिक हेल्थ के एडीओ हैं, जिसकी दुम में अफसर जुड़ गया, समझ लो, अपने को अफलातून समझने लगा। ये भी न जाने अपने को क्या लगाते हैं, राह से निकल जाते हैं, पहचानते तक नहीं। मैंने भी सोचा बेटा को झाड़ दिया जाए। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ, यह भी एक ही चिड़ी मार है। शुक्रिया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। आप बने रहें हमारे साथ इस पूरे सफ़र में। धन्यवाद।